हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 2 की तैयारी में हम लोग एनसीईआरटी के साइंस देख रहे हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2024 का पेपर पूरा देख चुके हैं और 2023 का पेपर हम लोगों ने सीडीपी के क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन 3 पार्ट में देखा है हम लोगों ने। और अब हम आज हो सकता है आज हम लोग आगे हिंदी का या मैं सोशल का, कुछ सोशल या साइंस, तीनों में से कोई चीज़ एक लेके आऊँगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग सुपर टेट की तैयारी में लगेंगे। पहले हम लोग सीटेट का पेपर कर लेते हैं। तो इसमें आज मैंने सोशल साइंस में ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। साइंस की एनसीईआरटी पहले से चल रही है, जिसमें एक वीडियो सिर्फ आई हुई है सोशल साइंस की, और पहला चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का, सौर मंडल में पृथ्वी। और उसके आगे आज हम लोग देख रहे हैं, जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे। तो सीधे स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट के, क्योंकि इसमें एक एक लाइन आपको जो मिलने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पता चलेंगे कि कैसे बनेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी और वहीं से आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल के बारे में बात की गई। सौरमंडल होता क्या है? तो अगर पौराणिक, देखिए इसको पढ़ लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सोलर मंडल, सौरमंडल। ठीक है, यानी सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल यानी सूर्य का परिवार। अब सूर्य के परिवार में कौन कौन आता है? तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सूर्य के परिवार कौन कौन है? सूर्य हो गए, 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, खगोलीय पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए। ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। जिसके मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया सौरमंडल यानी सूर्य का परिवार, तो परिवार का मुखिया कौन होगा? सूर्य होगा। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। अभी इस हर एक चीज़ के बारे में, जैसे 8 ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सबके बारे में हम अलग अलग से उनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सूर्य के बारे में दिया गया है। अब सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य के बारे में है कि सूर्य जो होता है वो सौरमंडल के कहाँ होता है? केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, यह बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। तो सूर्य किस चीज़ से बना होता है? अत्यधिक गर्म गैसों से बना होते हैं। और इसका खिंचाव बल यानी इसको अट्रैक्ट करने बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सौरमंडल में जो भी चीज़ें हैं इनके परिवार में, उन सबको इनका जो खिंचाव बल होता है वो उसको बांधे रखता है। सूर्य जो होता है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। और इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है कि एकमात्र स्रोत है, यानी और सभी के पास प्रकाश ऊष्मा नहीं है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे काफ़ी दूर है। नज़दीक तो है, लेकिन सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन हमारी पृथ्वी से ये बहुत दूरी पर है। और इसकी दूरी कितनी है? पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनेंगे ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो जानकारी हमें होनी चाहिए। इन्हीं में घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप ऑप्शंस में उलझ जाएंगे, आपका टाइम जाएगा और यहीं पे हमारा सीटेट का पेपर खराब होता है। अगर हम एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें, रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक रफ रीडिंग जैसे मैं करा रही हूँ ऐसे कर लीजिए आप। उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, टुकड़ों में कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते रहिए, आपका हो जाएगा किसी भी बुक से। लेकिन एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, रफली ही पढ़िए लेकिन पढ़िए। ठीक है, आप खुद से नहीं पढ़ सकते, हमारे जैसे वीडियोस देख के पढ़िए। लेकिन अगर आपको एक बार में पास करना है तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है। तो आप अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। हमारे ग्रह जो हैं
सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सूर्य की दूरी के अनुसार जो उनका क्रम है वो क्या है? पहले बुध आता है सूर्य के सबसे पास, उसके बाद आती है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये जो क्रम है वो हमको याद होना चाहिए, और इसी क्रम को याद रखने के लिए इंग्लिश में एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है। यहाँ देख लेते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये लाइन याद रख लेंगे तो आपको क्रम याद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इंग्लिश में इनके नाम याद होना चाहिए। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अल्फ़ाबेटिकली इनको अरेंज आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है ज्योग्राफी का अर्थ दिया हुआ है। जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, तो यानी पृथ्वी के संबंध में लिखना, ये चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सौर कक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और वो जो जिस रास्ते पे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में दीर्घवृत्ताकार जिस रास्ता है उसी को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं? तो 88 दिन का समय लगता है। बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक का है, इसको सूर्य का परिक्रमा करने में चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। दूसरा टॉपिक है कि किसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या जुड़वा ग्रह के नाम से भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो देखिए, एनसीईआरटी क्या करता है कि एक तो आपको नॉलेज दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसका कारण भी बता रहा है। यही चीज़ अब अगर बिहार की एनसीईआरटी जो भी एससीईआरटी है उसकी बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्न पूछा गया है, आंसर के लिए आपको यहीं की एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, एससीईआरटी बुक जो बिहार की है उस पे मैंने देखा, पढ़ा, वहाँ पे सिर्फ आपको वहाँ पे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। तो आपकी एनसीईआरटी जो है ना वो बहुत बेस्ट बुक है। यहाँ पे प्रश्न के जुड़वा ग्रह कहा गया है, तो क्यों कहा गया है ये भी बात बताई गई है, तो इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यूपीएससी की परीक्षा दो, कहीं भी कुछ भी करो भाई, आपको ये पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कोई परीक्षा निकालनी है तो। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को क्यों भाई ग्रह अब नहीं माना जाता है? तो हुआ ऐसा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006, ये डेट याद रखनी है, में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक, और आगे देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, और ताकि आज ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़े, और ज़रूरी है कि हमें पूरे चैप्टर इधर के कंप्लीट करके क्लास 7th और बहुत सारी बुक है आप लोगों की, तो सभी को कंप्लीट करना है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस बुक को स्टार्ट किया जाए, तो दूसरी बुक भी साथ ही साथ स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो हिस्ट्री भी मैं साथ साथ स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह में लग रहा है, शुक्र छूट गया है और उसको देख लेते हैं। हाँ, तो शुक्र के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, तो यहाँ पे पृथ्वी ही है। तो पृथ्वी सूर्य की से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है, तीसरे नंबर पे आता है। और अगर आकार की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है, क्योंकि भू आब का आकार भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि पृथ्वी पर ही केवल क्या है? ऑक्सीजन है, और ना पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म है ना तो बहुत ठंडी है। यानी हमें जीने के लिए जिस तरीके के एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पृथ्वी पर है। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अधिक
ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो पहले तो जल है तो जीवन है, और वायु भी है जिसमें हमें ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो हमें जीने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि हर ग्रह पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सतह है वो किससे ढका हुआ है? पानी से, और इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो पृथ्वी पर का 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है, और आकाश से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। चंद्रमा के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये लाइन पढ़ लेते हैं कि भैया नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कब 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, क्योंकि उससे कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, और इसके बारे में और कौन कौन जा चुका है ये आप लोग अपना तथा कि। तो यहाँ पे जो इस 6 के NCERT में दिया गया है, अगर ये तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपके सिलेबस से कहा है कि NCERT से आपको प्रश्न आते हैं और आएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा टाइम लगे तो देख लेना चाहिए। आज ये मैं चाह रही हूँ कि ये ख़त्म हो जाए ताकि अगले चैप्टर पे मिलूँ आपसे। चंद्रमा बहुत छोटी छोटी वीडियो बनेगी तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो जो चीज़ें नज़दीक होती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर, यानी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो क्या है? उपग्रह हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। यानी सूर्य का चक्कर लगाएगा ग्रह और इन ग्रहों का चक्कर लगाएगा उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होता है, और यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो जो भारतीय उपग्रह हैं वो है इनसेट, IRS, एड्यूसेट इत्यादि। तो इनके नाम भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं बीच में नहीं रोक रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता तो शायद मैं ब्रेक कर देती। तो देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, ये देखिए नोट्स भी आप बना सकते हैं, एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत भी है, मैदान भी हैं, गड्ढे भी हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो जो हमें चांद में एक दाग बोलते हैं ना, वो दाग उग नहीं है, छाया है इन सब चीज़ों की। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? अब क्षुद्र ग्रह देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो सौर परिवार के
में जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और ये है एग्जाम्पल क्षुद्र ग्रह का। ये भी इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन पिंडों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ मंगल और बृहस्पति, इसके बीच के कक्षाओं में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग गए। तो मान लीजिए ग्रह ये किसी कारण से टूट गया तो यही क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह बन गया। यानी ग्रह, क्षुद्र ग्रह भी ग्रह का ही एक पार्ट है। उल्का पिंड क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। तो ये उल्का पिंड भी पत्थर के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जलने लगते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि क्या कुछ अंतरिक्ष से गिरा है, तो वो अंतरिक्ष से गिरा हुए चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं उल्कापिंड। ठीक है, तो ये घर्षण के कारण जो होती हैं गर्म होकर जलने लगती हैं। तो ये भी पता चल गया। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। तो ये आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। ये सारी चीज़ें जो आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं, ये लाखों तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जिसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। तो नदी से की गई है इसलिए, और आकाश की नदी इसलिए आकाश गंगा नाम पड़ा। तो आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसमें करोड़ों तारे हैं, गैसेस हैं और बादल हैं। तो इस प्रकार आकाश गंगा का निर्माण हुआ है और इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अब करना आपके लिए कितना कठिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों मिलकर आकाश गंगाएं मिल रही, और इस तरह की कितनी आकाश गंगाएं हैं जो मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और ये सारी चीज़ें हम जान लिए। तो पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड सभी के बारे में हमने पढ़ लिया, और आज हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप कहेंगे तो इन प्रश्नों को भी हम करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस क्लासेस को कंटिन्यू रखूं। कैसा रिस्पॉन्स आता है उसी पे डिपेंड करता है कि मैं आगे इन चीज़ों को बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।